Hello and good afternoon to all of you. Am I audible and visible to all of you? Okay, perfect, perfect, nice. So, welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And my name is Adarsh Rai and हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज रन कर रहे हैं यार आप लोगों के लिए जिसका नाम है एनसीईआरटी सारांश। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर, बहुत इजी सा चैप्टर और ट्रस्ट मी इससे क्वेश्चन आते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक या दो सवाल आपकी नीट में ईएमआई टॉपिक से आएंगे, ईएमआई एसी दोनों से ही। इस सेशन में हम कंप्लीटली ईएमआई पे फोकस करेंगे और ट्रस्ट मी यार बड़ा इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है। आप इसको अटेंड कर लो, इसको बस इस पर्टिकुलर ये मैं कोशिश करूंगा 1 आवर के अंदर कंप्लीट करने का, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है इसमें, थोड़े बहुत ही एलिमेंट्स हैं और हम फटाफट देखेंगे उनको, जल्दी देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें ईएमआई आता है बट ईएमआई में कुछ हमारी चीजें मिसिंग हैं अगर, और कुछ लूज एंड्स रह गए हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आज आ जाएंगे आप लोगों को। आप प्लीज सेशन देखना एंड तक, आपको काफी सारे पॉजिटिव इनपुट्स मिलेंगे, काफी सारे इंसाइट्स भी मिलेंगे टॉपिक में। अगर आप बहुत अच्छे भी हो ईएमआई में तो भी आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। एंड जैसा कि मैं बोलता हूँ यार, अभी आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, मेरा वादा है कम समय में आपको ज्यादा डिलीवरेबल्स देने का। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं फिर हमारे आज के डिस्कशन को, जो कि रहेगा ईएमआई के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, जरा एक एनालिसिस लेते हैं। हमने 12वीं की शुरुआत, 12th क्लास की शुरुआत की थी इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, हमने जहाँ पे ये जाना कि स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फील्ड जान ली, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस सब जान ली। फिर हमने डायनामिक चार्जेस के बारे में बात की, जब वो हमने इलेक्ट्रिक करंट में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन कर लिया, अब चार्जेस जब भी मोशन में रहते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं, चार्जेस जब मोशन में रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो देखो कितना लिंक्ड है सारी चीजें। चार्ज को रेस्ट पे रखा, इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा, चार्ज को मूव करा, करंट पढ़ा, फिर चार्ज को मूव करा के देखा तो एक चीज दिखी, मैग्नेटिक फील्ड, उसको पढ़ा। अब आओ समझते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, ये दोनों रिलेटेड है और इनका पूरा जो एक सारांश है, मतलब पूरा जो एक कंक्लूजन है, वो हमें मिल जाएगा ईएम वेव्स में, जब हम मैक्सवेल के सारी इक्वेशन समझ लेंगे। बट मजे की बात यह है कि अभी तक की कहानियां हमारी रिलेटेड है और यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में और रिलेशन बिल्डिंग होगी, और ज्यादा अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग होगी, जहां पे आप देखोगे कि भाई जो वजह थी ना करंट के मूव होने की, वो वजह आपकी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। समझ रहे हो इस बात को? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, जहां पे हमें पूरा एक रूट कॉज पता चलता है कि यार देखो, करंट तो चलेगा नहीं, मेन मुद्दे की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो करंट है ना। अगर करंट नहीं हो तो मैं सेशन नहीं ले सकता, अगर इलेक्ट्रिक करंट ना हो तो हम नॉर्मल लाइफस्टाइल भी नहीं जी सकते। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है पोटेंशियल से। अब पोटेंशियल कहाँ से जनरेट हो रहा है वो समझेंगे हम इस पर्टिकुलर यूनिट में, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ओवरऑल भी बताऊं आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कि पोटेंशियल जिसके बिना आजकल हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती। वी आर डिजिटल, वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। से पूरी डिजिटल वर्ल्ड चलती है मात्र करंट से, चार्जेस के मोशन से, और वो चलते हैं आपके पोटेंशियल डिफरेंस से, ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, और उसी का रूट कॉज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो आओ उसको समझने से पहले एक बहुत अच्छी सी चीज समझते हैं जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? तो जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा था, उसी उसी पैरामीटर पे ही मैं मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझूंगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज जस्ट सिंपली इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। जैसे ई डॉट डी ए होता था मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही बी डॉट डी ए होता है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स। अपूर्व, गुड आफ्टरनून। तो अब इस चीज के बारे में, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट हो जाती है वीबर। ठीक है, एसआई यूनिट वीबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। ठीक है सर। सीजीएस ये तो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट कहलाती है मैक्सवेल। ओके बढ़िया, और यहाँ पे रिलेशन है वीबर और मैक्सवेल के बीच में। ठीक है सर, बढ़िया। रिलेशन जैसे जिस हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था उसी हिसाब से हम करेंगे, सेम पैटर्न रहेगा। और आप लोग को पता भी है यार, अगर मैं एक
क्लोज्ड सरफेस की बात करूं तो बी डॉट डी ए तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी उतनी बाहर निकलेंगी। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकालेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के हम करना क्या चाह रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के हम एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन चीज डिराइव करेंगे, जो कि फैराडे के लॉ से पता चलती। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स तो समझ में आ जाएगा सर कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी है। अब इसमें ज्यादा हमें इतना इन्वॉल्वमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं इधर दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर सपोज मेरा ये एक प्लेट बना दी मैंने, ये एक रीजन बना दिया, अब इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे बना दी मैंने, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्लियर कट बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, ओके। अब फैराडे पे मेन चलते, क्योंकि यहीं से ईएमआई की मेन कहानी चालू होती है। तो फैराडे का बोलना ये है, फर्स्ट लॉ का, कि whenever the magnetic flux linked with a circuit changes an EMF is induced in the circuit। सिंपल सी चीज बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी सर्किट से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस चेंज के होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब रूट कॉज ये है, ईएमएफ जो भी हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें बात कर रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसका रूट कॉज यहां से आता है कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स का आप चेंज करवा दो किसी सर्किट से रिलेटेड। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ उसी को क्वांटिफाई करके बता देता है कि भाई जितना भी चेंज होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल इनटू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हाय आशीष, हाउ आर यू? सो और ये नेगेटिव साइन जो आप देख रहे हो ना, इस नेगेटिव साइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है, जो कि अभी अगली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा लेंज लॉ में, कि ये नेगेटिव साइन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बताएगा आपको कि भाई जो चीज मुझे बना रही है मैं उसी को काटूंगा। ठीक है, सो इसका भी अपन रेलेवेंस समझेंगे। अभी हम फैराडे की फर्स्ट और सेकंड लॉ को समझ गए हैं कि फ्लक्स हम निकाल लेंगे, और फ्लक्स का अगर चेंज होगा तो ईएमएफ का जनरेशन बिल्कुल होगा। ठीक है, ओके सर। अब लो इसी के साथ नीट 2020 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है यार ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इतना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो विद द कॉइल एट द 4th सेकंड। फटाफट बता दो, मुझे आंसर सुनना है आप लोगों से। आंसर बताओ इसका कितना हो सकता है, फटाफट। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, 1 सेकंड में निकालेंगे। क्या बोल रहा है? 5 दे दिया भाई उसने, 5t² प्लस 3t प्लस 16। ठीक है, ईएमएफ निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है बस। तो नेगेटिव वेगेटिव की तो अभी हमें उसमें एंटरटेन ही नहीं होना कि लेंज लॉ का एप्लीकेशन है कि नहीं। मुझे बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो डायरेक्टली d5v/dt कर देता हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ। कितना मैग्नीट्यूड आएगा इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा 10t प्लस 3। सिंपल सी चीज कर दिया डिफरेंशिएशन, आ गया आंसर। अब ईएमएफ कब पता करना है भाई? मुझे ईएमएफ पता करना था एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 4 डाल दो, 10 इंटू 4 40, 43 वोल्ट आ गया। देखो एक लाइन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सही आशीष और अपूर्व, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देख लो 2020 का, देखते आंसर आना चाहिए था। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। अब आते हैं लेंज लॉ के बारे में। तो लेंज लॉ बेसिकली वो वजह बताता है कि किस हिसाब से ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, ये उस नेगेटिव साइन को बताता है। तो बोलने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स देखो चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन से बना हुआ है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ढंग से देखोगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी। ठीक है, मान लेते हैं, केस मान लेते हैं कि भाई बी जो है मेरा कांस्टेंट है, बी वेक्टर मेरा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर। तो मैं उस चीज को इस तरीके से लिख लेता हूँ, बी ए डॉट, और ये हो गया बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। मतलब इस फ्लक्स को चेंज करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, दूसरा तरीका एरिया को चेंज करो, तीसरा तरीका उन दोनों के बीच के एंगल को ही चेंज कर दो। तो बोलता लेंस ये है कि आप किसी भी तरीके से चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, थीटा, जो चेंज करना चाहो करो, कोई कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। मैं बस इतना बता रहा हूं कि जो भी वजह होगी ना चेंज की, मैं उसको काटूंगा। मैं ईएमएफ को ऐसा जनरेट करूंगा कि उस वजह को ही मैं कैंसिल कर दूं। सिंपल सी चीज। ठीक है, और इसको अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे, तो आओ नेक्स्ट केस वही लेते हैं, एग्जांपल को समझते हैं। क्या हो रहा है इस केस में कि एक मैग्नेट है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये मैग्नेट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, चलो सर, ये मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे आने से क्या होगा? एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है?
नॉर्थ से साउथ चलती हैं सर, ये इस डायरेक्शन में चलती हैं, इस डायरेक्शन में, ये रहता है डायरेक्शन। ओके, ये रहा डायरेक्शन, और साउथ में अंदर आती हुई। ठीक है, अब हो क्या रहा है इस कॉइल के लिए, इस कॉइल के लिए, इस कॉइल को जरा ध्यान से देखना। मैं सोचो आंखें यहां गड़ा के अगर देखूं, मैंने आंखें सपोज यहां गड़ा ली, तो मेरे को ऊपर से दिख रही है कॉइल, ऊपर से दिख रही है, तो इस टाइप की कॉइल दिख रही है। और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, क्रॉस डायरेक्शन में। ठीक है सर, बिल्कुल। और क्रॉस डायरेक्शन में कैसी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बढ़ती जा रही है। रीजन बीइंग क्या है, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो मैग्नेट की वजह से इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो मैं इस लूप में, इस कॉइल में ऐसा ईएमएफ जनरेट करूंगा भैया कि ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को मैं काट सकूं। अब कैसे काटोगे, तो मुझे एक चीज पता है, करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, बिल्कुल होता है सर। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसा होना चाहिए भाई, करंट ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड उस करंट की वजह से लूप में जो चलेगा वो डॉट डायरेक्शन में हो, तभी तो मैं बोलूंगा कि तुमने बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को काट दिया। ओके, तो डॉट के डायरेक्शन में देखो, डॉट मतलब मेरी तरफ, मैं मेरी तरफ अंगूठा करूंगा, राइट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड देखो किस तरफ घूम रहा है, राइट हैंड इस तरीके से घूम रहा है, मतलब जो मैग्नेट करंट चलना चाहिए वो इस हिसाब से चलना चाहिए, इस हिसाब से चलना चाहिए, मतलब ये इस डायरेक्शन में करंट चलना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। इस डायरेक्शन में करंट चलेगा तो उस करंट के होने से क्या हो जाएगा, डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस में बढ़ती हुई को मैं काट दूंगा, तो हो गया ना गेम। तो मतलब ईएमएफ कुछ इस हिसाब से जनरेट करोगे आप कि करंट जो है वो इस तरीके से जनरेट होगा। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा एस्पेक्ट है, यही बोलता है बस लेंज लॉ। ऐसे ही इस केस में भी देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, साउथ डायरेक्शन, ये साउथ है, मतलब कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अब यहाँ पे इधर घट रही है, इधर क्या हो रहा है, घट रही है, राइट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब क्या हो रहा है, जो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो कम हो रही है। मैं वापस इसको ऊपर से देखता हूँ, मैं वापस इसको इधर से देखता हूँ, इधर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा ये चीज, और इसमें भी क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। अब क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट रही है, यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट रही है। और घटने से क्या होगा भाई, घटने से सिंपल सी चीज होगी कि मुझे करंट ऐसा जनरेट करना पड़ेगा कि इस घटते हुए को मैं काट दूं। और घटते हुए को मैं कैसे काटूंगा, घटते हुए को मैं काट सकता हूँ एक ही तरीके से कि मेरा करंट ऐसा हो ताकि क्रॉस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस हो। उसको करने के लिए मुझे क्लॉकवाइज करंट चलाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और वही दिखाया हुआ है, इस डायरेक्शन में करंट चलाओगे तो वही गेम बन जाएगा। सिंपल सा एस्पेक्ट ही रहा। तो लेंज लॉ बस सिंपल यही बोलता है कि जो भी वजह हो उसको काटो, जो भी वजह हो उसको काटो और उसी हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस करो, वहीं से आपका पॉइंट समझ में आता है नेगेटिव साइन। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। अब ये टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं कि चार्ज फ्लो कितना हो गया कॉइल में अगर उसका चेंज इन फ्लक्स हुआ, तो इससे रिलेटेड फटाफट एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिंपल सी इक्वेशन है, याद कर पाओ तो याद कर लेना, वरना यहाँ से भी आप डिराइव कर सकते हो। ईएमएफ मुझे पता चल गया ना, ईएमएफ माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है, बस उस ईएमएफ की जगह आई इंटू आर लिख देना है, जो कि ओम्स लॉ से पता चलता है। आई की जगह क्या लिख देना है, डी क्यू बाई डी टी लिख देना, और इस आर को यहाँ ले आना है। अब ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा, ये dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dq विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई आर, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब ये थोड़े से अंतराल के लिए, अगर मैं बड़े एवरेज की बात करूं जिसका क्वेश्चन आता है, तो फॉर एन एवरेज, फॉर अ बिग इंटरवल, व्हाट आई कैन से इज, इसको मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1/r डेल्टा फाइव के बराबर लिख सकता हूं, जहां पे डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट इन डेल्टा टी टाइम। सिंपल सी चीज, डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा वो डेल्टा क्यू बताए। क्लियर कट बात है, एकदम सिंपल सी बात। ठीक है सर, ओके, बढ़िया, समझ में आ गया लेंज लो। यहाँ पे जरा बताओ मुझे, यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक स्टैंडर्ड सा केस है, ये भी एक स्टैंडर्ड सा केस है कि एक ये पर्टिकुलर लूप है और ये यहां से ऐसे आगे की तरफ जा रही है। तो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी और ई पॉइंट पे मुझे बताना है कि भाई क्या होगा चार्ज। तो ए पॉइंट पे तो देखो कोई करंट नहीं होगा, एट पॉइंट ए नो करंट, नो करंट, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। बी पॉइंट पे जब आ जाएगा तब क्या होगा, बी पॉइंट पे वो कुछ इस ओरिएंटेशन में आएगा, देखो। तो तुम यहां देख सकते हो, यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, यहाँ एरिया जो आपका क्रॉस डायरेक्शन में है वो इंक्रीज कर रहा है,
क्रॉस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर रीजन में अब क्रॉस हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस डायरेक्शन में एरिया बढ़ा रही हैं, तो मुझे करंट ऐसा होना चाहिए कि डॉट डायरेक्शन में रखूं, राइट। तो डॉट डायरेक्शन में करंट रखने के लिए, डॉट डायरेक्शन में सॉरी मैग्नेटिक फील्ड रखने के लिए मुझे करंट कैसा करना पड़ेगा, डॉट डायरेक्शन में। सर सिंपल सी चीज है, आपको अगर रखना है तो डॉट डायरेक्शन मतलब ये, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन डॉट में चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लो। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा, मतलब बी पे जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा भाई। याद करो, समझो इस चीज को, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है भाई। अर्जुन गुड आफ्टरनून, कैसे हो भाई? चलो सी पे देखते हैं, सी पे देखते हैं। सी पे तो भाई पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा मामला। सी पे ये पूरी की पूरी लूप जो है वो इधर आ जाएगी, ये रहा सी पे। तो अब यहाँ पे ना एरिया चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही बोला अपूर्व, नो करंट। नो करंट का सर केस बनता है यहाँ पे, नो करंट, कोई भी करंट नहीं। डी पे भी वही है, डी पे भी वही है। डी पे क्या हुआ, डी पे भी अंदर ही है, तो डी पे भी अंदर है, तो डी पे भी कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। और ई पे क्या हुआ, ई पे ये ऐसे आधा अंदर है आधा बाहर है, थोड़ा बहुत इसका रीजन अंदर है थोड़ा बहुत बाहर है। तो इस केस में सिंपल सा सीन ये बनता है कि भाई थोड़ा सा रीजन जो है वो क्रॉस में है, लेकिन ये थोड़ा सा रीजन हर समय घट रहा है, हर समय घट रहा है, क्योंकि लूप बाहर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ निकल रही है। तो सिंपल सी चीज है, लेंस बोलता है कि भाई जो वजह है ईएमएफ चेंज हो रहा है ना, हाँ सर बिल्कुल, एरिया कम होता जा रहा है क्रॉस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको काटो। उसको काटेंगे कैसे, उसको काटेंगे सिंपल तरीके से कि क्रॉस डायरेक्शन में कम हो रहा है, क्रॉस डायरेक्शन में ही बढ़ा दो, क्रॉस डायरेक्शन में बढ़ा दो, काट दोगे। एरिया कम हो रहा है ना क्रॉस वाला, मैं क्रॉस में ही बढ़ा देता हूँ। क्रॉस में बढ़ाने के लिए कैसा होना चाहिए करंट, करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, सिंपल सी चीज। तो ई पॉइंट पे करंट कैसा हो जाएगा, ई पॉइंट पे हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट। बिल्कुल सही बोला अपूर्व, एकदम सही बात। तो सारी चीजें क्लियर है, इससे रिलेटेड सही में क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे रिलेटेड सही में एक सर्कमस्टेंस यहाँ पे दे देंगे, कुछ इस टाइप का आड़ा टेढ़ा सा स्ट्रक्चर आ रहा है जा रहा है, और बोलेंगे ई पॉइंट पे जब पहुंचेगा, जब वो आधा अंदर आधा बाहर है, तो बताओ डायरेक्शन क्या रहेगा। आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस सेंस में होता है, ठीक है। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो लेंज लॉ का बेसिकली रीजनिंग क्या थी, लेंज लॉ ने बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोल सकता है, मैं बोल देता हूँ कि अब नहीं काटेगा, इस हिसाब से नहीं चलता। कोई एक रीजनिंग, ठोस रीजनिंग तो होनी चाहिए ना। तो ठोस रीजनिंग उसकी बेस्ड है मात्र एनर्जी प्रिंसिपल पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ही वो बताता है। और इसका एक श्योर शॉर्ट प्रूफ जो है वो आपको पता चल जाएगा जब मैं मोशनल ईएमएफ पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कैसे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। बट आपको ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट, कल को स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है कि लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, फैराडे लॉ पे, इस लॉ पे, उस लॉ पे, नहीं, लेंज लॉ बेस्ड है किस पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, क्योंकि लेंज लॉ मात्र बात करता है ईएमएफ जनरेट कैसे होगा, ठीक है। लेंज लॉ मात्र ये बात करता है कि किस तरीके से आपका ये जनरेट होगा ईएमएफ, ओके। तो ये बेस्ड है मात्र किस पे, एनर्जी प्रिंसिपल पे, वही वो नेगेटिव साइन को जस्टिफाई करता है, ओके। सो इफ द मैग्नेट इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, इट स्लो डाउन एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बिलो। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बोला मैंने मोशनल ईएमएफ का जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आओ नीट नेशनल 2019 का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर जी हिंदी में नहीं लेते हैं आप लेक्चर? यार अर्जुन हिंदी में ही तो ले रहा हूँ, शुद्ध हिंदी तो यार आती ही नहीं मेरे को भी। ईएमआई को हिंदी में क्या बोलते नहीं पता यार। बट इस कोई अगर डाउट हो तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। चलो आओ इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताओ यार अर्जुन, क्या आंसर आ रहा है। कॉइल ऑफ 800 टर्न्स है, इफेक्टिव एरिया उसका 0.05 मीटर स्क्वायर दे दिया, और परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में रखी हुई मैग्नेटिक फील्ड इतने के साथ। When the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis, in 0.1 second the EMF induced in the coil will be, EMF बताना है हमको, ठीक है। चलो फटाफट बताते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। सिंपल सा सवाल है यार, टफ बिल्कुल नहीं है। एक कॉइल है 800 टन की, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर रखी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर रखी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भाई लोग ऐसी है ना, तो ये इस तरीके से रखी हुई है, मतलब इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर अलोंग ही होगा, समझ लो मुद्दे की बात यही है। अब तो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा इनका, ठीक है, एंगल अब 90 डिग्री नहीं होगा। अब ये बोल रहा है when the plane of the coil is rotated by 90 degrees in a span of 0.1 second। तो देखो बड़े अंतराल के लिए मैं क्या लेता हूं, बड़े अंतराल के लिए अगर मुझे ईएमएफ लेना है
तो मैं उसको माइनस डी फाइव बी डी टी नहीं लूंगा, मैं उसको लूंगा माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, बड़े अंतराल के लिए, फॉर अ बिगर इंटरवल, ठीक है। सो माइनस डेल्टा फाइव बी कितना हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। भाई तुमने 90 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो पहले इस हिसाब में था, बाद में कैसा हो जाएगा, बाद में हो जाएगा इस तरीके से, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। अब ये मेरे इनिशियल स्टेट है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, क्लियर है। अब मुझे बस यही बताना है कि नेट ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, फटाफट बताते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनिशियल पोजीशन कितनी आ रही है, इनिशियल पोजीशन आएगी सर बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, बी ए इंटू कॉस ऑफ जीरो, ओके। और फाइनल पोजीशन कितनी आ जाएगी, फाइनल पोजीशन में तो सर देखो एंगल बना रहे 90 डिग्री का, तो b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90, ये हो गया मेरा फाइनल ओरिएंटेशन। समय का अंतराल दिया, बिल्कुल दिया हुआ है 0.1, जिसको मैं डेल्टा टी ले लेता हूँ। अब आप फटाफट वैल्यू डालते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखो एक टर्न पे जो फ्लक्स होगा ना, फ्लक्स फॉर वन टर्न होता है बी इंटू ए, और फ्लक्स फॉर एन टर्न्स कितना हो जाता है, वो जाता है n इंटू बी इंटू ए, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो भाई n बार फ्लक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को भी मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये चीज तो जीरो हो गई भाई, ये चीज तो जीरो होगी, बचा बस ये, तो कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻⁵, n भी मल्टीप्लाई करना जो कि हो जाएगा 800। एरिया कितना है, एरिया दिया है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 8 5 40, और 40 इंटू 5 होता है 200, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल हो रहा है यार, कैसे कैंसिल होगा, ये दो को मैं इससे कैंसिल कर दूंगा, ये 8 चौके 40 आ गया, और 40 गुणे 5 हो गया मेरा 200, और 200 इसको कैंसिल करेगा तो आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। लेकिन डिवीजन में 0.1 भी है, तो वो ऊपर जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, -2 बचेगा, यानी 0.02। बड़े चतुर हैं यार ये लोग, देख रहे हो, देखो जरा क्या मजे की बात है। अगर कोई ये भूल जाता जल्दीबाजी में तो इन्होंने 2 इंटू 10⁻³ तो दिया ही था, 0.02 भी दिया, मतलब ये भी दिया, ये भी दिया। पहले मुझे लगा ये आंसर है, फिर लेकिन 0.1 भी है। तो जल्दीबाजी में प्लीज आंसर गलत मत करके आ जाना, ये वो सिली मिस्टेक्स हैं जो कि आपको बहुत भारी पड़ती हैं एग्जाम के बाद, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.02, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड्स। आई थिंक आप सभी को समझ में आया। 2019 का क्वेश्चन हमने फटाफट कर दिया बिना कोई ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े, एक सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती, प्रॉब्लम ये हो जाती कि आप मैथमेटिकल एरर कर देते। तो आई थिंक आप लोग इन चीजों से बचेंगे। आओ एडी करंट पे चलते हैं। एडी करंट के सवाल भी बहुत आते हैं भाई, बहुत आए हैं, पुराने सालों में आए हैं, अभी दिखाऊंगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। देखो ये वही चीज है कि एडी करंट ऐसी चीज है जो कि काम की भी है और काम की नहीं भी है, काम भी है बेकाम भी है। एक बिना मतलब की इसमें एडिटिव क्वालिटी भी है और एक मतलब की भी क्वालिटी। तो पहले समझते हैं होता क्या। तो देखो होता सिंपल सी चीज ये है कि जब कभी भी कोई कंडक्टर है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअस मोशन करता रहता है, कंटिन्यूअस मोशन करता है, व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू अ बल्क पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, देन सर्कुलेटिंग करंट्स, कुछ सर्कुलेटिंग करंट चलने लगते हैं जिन्हें हम एडी करंट बोलते हैं। सिंपल सा एस्पेक्ट ये है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंडक्टिंग मेटालिक डिस्क है, वो घूम रही है, बराबर घूम रही है, और उसके घूमने से क्या हो रहा है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेटेड है ना, वो चेंज होगी, और वो चेंज होगी तो सिंपल सी एस्पेक्ट है, एडी करंट जनरेट होने लगेंगे। सिंपल सा एस्पेक्ट, एडी करंट जनरेट होने लगेंगे। अब यही एडी करंट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बताता हूं। देखो जो कंडक्टर होता है उनका रेजिस्टेंस जो होता है ना बड़ा कम होता है, बहुत ही कम होता है, तभी तो कंडक्टर है वो। रेजिस्टेंस इतना कम है तभी तो कंडक्टर है। और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें करंट की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा, करंट वैल्यू बहुत ज्यादा चला जाता है, और करंट वैल्यू इतना ज्यादा चला जाता है कि अननेसेसरी अमाउंट की हीट करता है, मतलब कंडक्टर को गर्म करने लगता है, बिना मतलब के कंडक्टर को गर्म करने लगता है। समझ रहे हो बात को। अब बिना मतलब के अगर कंडक्टर गर्म हो रहा है तो भाई एनर्जी कहां से आ रही है, एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही आ रही है, तो एनर्जी का वेस्टेज है, ठीक है। तो इसी को हमें समझना है कि रोकना कैसे है और इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको फोकॉल्ट करंट भी बोला जाता है,
ओके सर, ठीक है। कैसे रोकोगे, कैसे रोकोगे? इसको रोकने का तरीका ये रहता है सिंपल, ये मेटालिक ब्लॉक लीड्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसको रोकने का तरीका ये है कि इसमें लैमिनेशन कर दो। लैमिनेशन इन द सेंस कि आपके पास जो एक कंडक्टिंग शीट है उसको कुछ इस हिसाब से बना दो, उसमें बेसिकली ब्रेक मतलब पॉइंट्स ब्रेक कर दो, ठीक है। कंडक्टिंग शीट तो देखो तब भी रहेगी, ये देख रहे हो मैंने बीच बीच में वैक्यूम बना दिया और ऐसे लैमिनेशन क्रिएट कर दिया। लैमिनेशन क्रिएट करने पे क्या होगा, पहले जो बन रहे थे इसमें इतने बड़े बड़े एडी करंट, ठीक है, अब वो कितने बनेंगे, अब वो बस इस पर्टिकुलर लूप में ही बन पाएंगे। तो छोटे छोटे एडी करंट बनेंगे, छोटे छोटे एडी करंट बनेंगे तो उतना एनर्जी वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा है स्लॉटिंग कर दो, इसी शीट को ऐसे छोटे छोटे गड्ढों में काट दो और इसे कनेक्ट कर दो। तो स्लॉट करने में भी एडी करंट बहुत कम होते हैं और ऐसे करने से आप रेजिस्टेंस पाथ को बहुत छोटा कर देते हो और छोटा करने की वजह से रिड्यूसेस को आप बहुत कम कर देते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस हैं भाई, जैसा कि मैंने बताया प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट क्या करता है, मेटालिक ब्लॉक में इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट प्रोड्यूस बाय एडी करंट ब्रेक्स द इंसुलेशन, ठीक है। एडी करंट में कॉज अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट। अब यहीं से ये डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, देखो, और इससे रिलेटेड सवाल भी दिखाऊंगा तो देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, डिसएडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है, ये एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेशन भी, क्योंकि इससे रिलेटेड अगला सवाल है। अब देखो क्या है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ये बोलता है भाई सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स में, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम नॉर्मली देखो हमारी रेलवेज में तो नहीं होती है, ठीक है, बट कई कई जगह पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हो, ठीक है, कि आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और वो गोल गोल घूम रही है व्हील, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में थोड़ी देर के बाद आके रुक जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है इंडक्शन फर्नेसेस में। देखो मेरा एक सब्जेक्ट था जब मैं पढ़ता था, उसमें मुझे स्टील प्लांट में जाके ट्रेनिंग करनी पड़ी थी और वहां पे मैंने क्लियर कट देखा था कि इंडक्शन फर्नेसेस में आपकी जो हीट एनर्जी वो कहां से जनरेट हो रही है, वो जनरेट हो रही है इसी के थ्रू, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडी करंट जनरेट किए जा रहे हैं फर्नेसेस में और वो फर्नेसेस से उन फर्नेसेस को गर्म किया जा रहा है और वही गर्म कर रहे हो, उसमें आप लोहा डाल रहे हो। मैं गया था भिलाई स्टील प्लांट, वहां पे इसी के थ्रू आपका पूरा का पूरा स्टील निकल रहा था, ठीक है। सो इंडक्शन फर्नेसेस में आपके एडी करंट के यूजेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का भी यही इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी आप सडनली किसी चीज को अगर रोकना चाहो, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ये क्या करेगी, आप एडी करंट जनरेट होगा और आप बहुत अच्छे से जानते हो लेंज लॉ को कि यार एडी करंट चेंज हो रहा है किस वजह से, ईएमएफ के जनरेशन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो रीजन को वो काटेगा और यही रीजन को काटने की वजह से डैम्पिंग इफेक्ट आता है, सेम ब्रेकिंग में भी और डैम्पिंग में भी। देखो एक सवाल आया नीट 2019 का, देख लो आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। सिंपल सी चीज, मैग्नेटिक ब्रेकिंग एंड ट्रेइंग बिल्कुल यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल यूज होता है। इंडक्शन फर्नेसेस में होता है, हाँ जी बिल्कुल यूज होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में भी होता है क्या, नहीं इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में नहीं होता है, जिन जिन आजकल देखो नॉर्मली इलेक्ट्रिक हीटर हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता है, लेकिन किसी जमाने में जब बिजली के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी तब इलेक्ट्रिक हीटर लोग यूज करते थे सर्दियों के समय अपने आप को गर्म करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक हीटर बेसिकली रॉड्स होती है, उनमें हाई रेजिस्टिव रॉड्स होती हैं और उनके थ्रू जैसी करंट, जो प्रेस वाला जो आयन में जो फंडा रहता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टिव रॉड्स, हाई रेजिस्टिव मटेरियल के थ्रू पास किया जाता है और उसको पास करने से जो गर्मी जनरेट होती है उसी से इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है। इलेक्ट्रिक हीटर एडी करंट से काम नहीं करता, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। चलो आओ भाई, अब बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो कि ईएमआई की जान है, जो कि है मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का फंडा क्या है, मोशनल ईएमएफ का सिंपल सा फंडा ये है कि जब कभी भी तुम रॉड को, तो अभी तक तो बात हो रही थी फ्लक्स की, ठीक है, अब रॉड पे आ गए आप, रॉड पे आ गए आप और यहाँ पे भी ऑब्वियसली आप ईएमएफ तो जनरेट करोगे। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि यार रॉड में कैसे जनरेट हो जा रहा है ईएमएफ, तो बताऊंगा ना यार, अभी बताऊंगा कि रॉड में भी कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहां तो आपने ये बता दिया मेरे को फ्लक्स समझा के कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब रॉड में कैसे एरिया आएगा, तो रॉड में एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, रॉड में एक अलग चीज आएगी। देखो बताता हूँ, पहली चीज तो ये समझो, अगर एक रॉड को अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हो तो जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज गोइंग टू बी V क्रॉस B डॉट डीएल वेक्टर पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पहले V वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा और फिर उसके साथ डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तब जाके मेरा ईएमएफ निकल के आएगा, ठीक है। अब समझाता हूं आप लोगों को कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेशन होता क्यों, वो समझना भी जरूरी है यार,
आधा अधूरा ज्ञान क्या लेके करोगे? तो देखो होता क्या है कि आप लोगों को पता है, क्लियर कट बात पता है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में पढ़ लिया है कि चार्जेस को जब भी मूव कराओगे तो उनपे एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा है तो वही सेम प्रिंसिपल लगाऊंगा मैं यहाँ पे। सपोज एक चार्ज है, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये चार्ज को मैंने v वेलोसिटी दे दी तो उस पर फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा सर। कहां लगेगा? v क्रॉस b से करूंगा तो q इंटू वी क्रॉस b। देख लो बायां हाथ है मेरा, भले आपको राइट दिख रहा होगा बट बायां है, तो q इंटू वी क्रॉस b। और कहां जा रहा है ये? ऊपर की तरफ। कहां जा रहा है ये भाई? ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लग रहा है। इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कहां फोर्स लगता? तो सर लगता नीचे की तरफ। ओके ओके बढ़िया, सही बात है, ओके समझ आ गया। तो ये तो एक कंडक्टर है भाई, ये तो एक कंडक्टर है, इसमें तो चार्जेस की जितनी चाहे रिक्वायरमेंट ले लो उतनी है। तो इन चार्जेस पे फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा यार। जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। और कुछ समय के बाद पता है क्या होगा? कुछ समय के बाद, जैसे मतलब कुछ क्या, बहुत इंस्टेंटली क्या हो जाएगा कि थोड़ी देर के बाद ये रॉड जैसे ही यहां पहुंची, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस भाई लोग इधर ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे और सारे नेगेटिव चार्जेस इधर इकट्ठा हो जाएंगे। अब चार्जेस का सेपरेशन कर दिया तो ईएमएफ बन गया कि नहीं बना? बिल्कुल बना ना। तो यही है ईएमएफ, बन गया ईएमएफ। सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर, सारे नेगेटिव चार्जेस ऊपर, एक ईएमएफ जनरेट हो चुका है जिसका पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है। अब इसको कनेक्ट कर दो तुम एक एक्सटर्नल सोर्स से, करंट दौड़ेगा भाई, बिल्कुल दौड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यही सिंपल प्रिंसिपल रहता है। ये हो जाता है ईएमएफ का डायरेक्शन। अब इसको कैसे जानेंगे हम? इसको वही v क्रॉस b वेक्टर से जानेंगे। क्या मतलब? ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे बनेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव में इस हिसाब से बनेगा। देखो ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, ये रहा वो डायरेक्शन ईएमएफ के बनने का। और इसको मैं कैसे पता करूंगा? सिंपल, v क्रॉस b से। v क्रॉस b, कहां आ रहा अंगूठा? देखो बायां हाथ फिर उठाया मैंने, बायां हाथ फिर उठाया, v इधर b इधर और ऊपर की तरफ। तो v क्रॉस b, vb वेक्टर कहां आ रहा है? vb वेक्टर आ रहा है ऊपर की तरफ। vb वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा तो भाई सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्जेस नीचे आएंगे और यही मेरे ईएमएफ का जनरेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। हमें ईएमएफ का डायरेक्शन पता करने के लिए ईएमएफ का डायरेक्शन, ईएमएफ डायरेक्शन कैसे पता करूंगा मैं? EMF's direction will be known through the V cross B vector। ये बताता है मेरे को कि भाई EMF कैसे जनरेट होगा। जो डायरेक्शन रहेगा ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो करेगा, जो डायरेक्शन रहेगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है सर, ओके समझ आ गया, ओके बढ़िया। तो इससे रिलेटेड एक और ये कॉन्सेप्ट देखो। तो इसमें क्या बात कर रहे हो आप? इसमें ये बात कर रहा हूं कि मेरा आड़ा टेढ़ा सा एक सपोज वायर है, मेरा एक बहुत आड़ा टेढ़ा सा वायर है। अब आड़ा टेढ़ा सा वायर है तो इसमें v क्रॉस b डॉट डीएल करूंगा, क्या हो जाएगा? इसमें करूंगा v क्रॉस b डॉट डीएल। ठीक है, इसमें करना है मेरे को। अच्छा एक और चीज जरा मजे की बताता हूं आप लोगों को। एक और मजे की चीज ये है, मजे की बात ये है कि भाई जो मैंने ईएमएफ पढ़ा ना, ईएमएफ v क्रॉस b डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब v क्रॉस b वेक्टर मान लो सेम डायरेक्शन में आता है, v क्रॉस b डायरेक्शन सेम में आता है, तो v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर। ठीक है, आप इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर कितना हो जाएगा? एल वेक्टर। अब एल वेक्टर क्या है मेरा? एल वेक्टर मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसी फॉर्मुलेशन को देखो मैं यूज करूंगा, इसी फॉर्मुलेशन को यहां यूज करूंगा। कैसे? देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। v क्रॉस b करना है, v इधर आ गया, b तो क्रॉस में कहां आ रहा है? कहां आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। वीबी वेक्टर सर ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आ गया वीबी वेक्टर। अब वीबी वेक्टर के साथ मुझे किसका डॉट प्रोडक्ट करना है? मुझे एल वेक्टर का करना है। एल वेक्टर क्या होगा सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और ईएमएफ तो मुझे पता है सर ऊपर की तरफ है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल यहाँ नीचे इधर कहीं बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल मेरा ये बनेगा और पॉजिटिव टर्मिनल ये बन जाएगा ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अब एल वेक्टर बेसिकली क्या होता है? एल वेक्टर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एल वेक्टर हो गया भाई लोगों ये हो गया मेरा एल वेक्टर। समझ में आया? क्लियर है? तो वी बी डॉट एल कितना हो जाएगा? वीबीएल आप कर लेना, वीबीएल सेम डायरेक्शन में, तो ईएमएफ टोटल आ जाएगा वीबीएल के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? इसका एक और केस लेंगे यार, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसका एक और केस लेंगे। दूसरा केस मैं यहां से लूंगा, दूसरा केस देखो मैं यहां से लूंगा।
ये रहा, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस ये रहा। इसमें क्या आ गया, ये तो मेरा ईएमएफ आ गया। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन ये था कि ईएमएफ शुड बी इक्वल टू v क्रॉस b इंटू एल वेक्टर। ठीक है, बढ़िया सर। अब एल वेक्टर मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसमें आ जाएगा मेरा कितना, जो भी एल लेंथ आएगी। ठीक है, इसमें बात करूं, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सर, इसमें v जो है एक डायरेक्शन पे आ रही है, इसमें v एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आ रही है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आ रही है तो उससे क्या दिक्कत है, v क्रॉस b वापस करेंगे। vb वेक्टर कहाँ आ रहा है, vb वेक्टर इधर आ रहा है। vb वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, vb वेक्टर सर इधर आ रहा है। देख लो यार, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, v इधर क्रॉस अंदर की तरफ, वीवी वेक्टर इधर आ गया, वी वेक्टर इधर आ गया। एल वेक्टर कहाँ होगा, एल वेक्टर तो सर यही होगा, ये रहा डायरेक्शन एल वेक्टर का। ये रहा मेरा एल वेक्टर का डायरेक्शन। ओके सर, एल वेक्टर पता चल गया। अब वीबी और एल के बीच में कोई एंगल है क्या, हाँ यार बिल्कुल एंगल है ना, ये रहा एंगल, ये थीटा है। और ये थीटा किसके बराबर था, ये थीटा था भाई आपका इसके बराबर, मतलब हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी जितना एंगल बना रही है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ईएमएफ, यहाँ पे हो जाएगा वी बी एल कॉस ऑफ थीटा। समझ में आया, अभी भी मजा नहीं आया, अभी भी मजा नहीं आया। एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं, एक और सर्कमस्टेंस लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद एक और केस लेंगे। बताओ फटाफट आंसर। एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है ये। A thin semicircular conducting ring है R keys falling with its vertical plane and horizontal magnetic field. ठीक है, okay. As shown in figure, okay. The potential difference developed across the ring when its speed is v. देखो सर्कमस्टेंस पहले समझने की कोशिश करो। हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल क्या होगा भाई, ये लेवल है हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं मेरे सामने स्क्रीन देख रहा हूँ, क्रॉस है, तो मेरे से दूर जा रही है वो कैमरे की तरफ, मेरे से दूर जा रही है कहाँ, कैमरे की तरफ, इनटू द प्लेन। ओके, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और क्या बोल रहा है, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग, वो कहाँ आ रही है, वो ऊपर से ऐसे नीचे गिर रही है, सेमी सर्कुलर रिंग नीचे गिर रही है। समझ गए केस। अब यहाँ बताओ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो रहा है पी और क्यू के बीच में। कोई समस्या नहीं है, वी क्रॉस बी करना है, वी क्रॉस बी करना है। तो वी इधर है, बी इधर है, तो वी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, वी क्रॉस बी सर इधर आ रहा है। वी क्रॉस बी देख लो भाई, लेफ्ट हैंड हुए, मेरा राइट हैंड दिख रहा है। ऑप्टिक्स में समझाऊंगा कि मेरा लेफ्ट तो मैं राइट क्यों दिख रहा है। अभी यहाँ पे ईएमआई समझने की कोशिश करो। वी वेक्टर इधर है, बी इधर है, कहाँ आ रहा है वी वेक्टर, वी वेक्टर आ रहा है टुवर्ड्स राइट, सो वी वेक्टर आ गया टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में आ रहा है मेरा वी वेक्टर। ओके, मतलब ईएमएफ कैसा जनरेट होगा, ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि पी टर्मिनल नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा और ये पॉजिटिव की तरफ। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आ गई। तब उसके बाद बताओ अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप सर एल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस कर दिया। लो ये एल वेक्टर, ये रहा, ये रहा एल वेक्टर। सो वी बी एल आ गया मेरा मैग्नीट्यूड, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r। तो वी बी एल कितना आंसर आ रहा है मेरा, कितना आ रहा आंसर मेरा, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी वी बी इंटू 2r के बराबर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसमें है, डी में ही है, सिंपल सी चीज। और दूसरी चीज, चलो ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए मान लो वो ये भी दे देते 2r bv, जिसमें r हायर पे है या p हायर पे, तो अब हमने वो भी समझ लिया है। कैसे समझा, vb वेक्टर को जान के। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो, नोट, vb वेक्टर शोज, या vb वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ vb वेक्टर मूव्स फ्रॉम कहां से कहां भाई, vb वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। समझ में आया, क्लियर है। तो याद रखना, देख लो भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एकदम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आर हाई पोटेंशियल पे, और ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, अपूर्व आंसर आया था ये, और जो यार ये अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, आंसर आया था कि नहीं बताओ मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, इससे रिलेटेड हाँ एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सपोज इसकी जगह इस टाइप का ओरिएंटेशन रहता, इसकी जगह इस टाइप का ओरिएंटेशन रहता, और यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रहती, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इधर होती। अब बताओ क्या होता आंसर, अब बताओ क्या होता आंसर। या सॉरी सॉरी, वी ऐसे नहीं, इसमें तो आ जाता आंसर यार, वी होती इधर, ये इस ओरिएंटेशन में ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा होता। ठीक है, अब इसमें क्या होता पी और क्यू के बीच में, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन यही की यही है। बताओ, इस सर्कमस्टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं,
कि वो ऐसे ना गिर के ऐसे सीधे गिर रही होती। बताओ आंसर क्या होता है इसका? सारे ऑप्शन एज इट इज ए बी सी डी है, बताओ क्या होता है आंसर इसमें? व्हाट शुड हैव बीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर? कितना होता है इसमें आंसर? ऑप्शन बी होता, ऑप्शन सी होता, ऑप्शन डी होता या ऑप्शन ए होता? तुरंत बताना है भाई, तुरंत। सिंपल क्या करना है, क्या करना अपने को? वी क्रॉस बी करना है सर, वी क्रॉस बी कर दो। वी इधर आ रहा है, मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रहता है? क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस से पहले वाली चीज मिडिल फिंगर, क्रॉस के बाद वाली चीज फोर फिंगर, और रिजल्टेंट क्या दिखाता है? थंब दिखाता है। तो वी इधर आ गया, बी इधर आ गया। वीबी वेक्टर कहाँ आ रहा है? वीबी वेक्टर तो सर इधर आ रहा है। वीबी वेक्टर कहाँ आ रहा है सर? वीबी वेक्टर तो इधर आ रहा है। ओके, वीबी वेक्टर तो यहाँ आ गया यार। ओके, वीबी वेक्टर अगर यहाँ आ गया तो एल वेक्टर कहाँ है? एल वेक्टर तो ये होगा सर, ये रहा एल वेक्टर। और अगर एल वेक्टर ये है तो यार वीबी वेक्टर और एल वेक्टर तो परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? ईएमएफ हो जाएगा शून्य। शून्य, एग्जैक्टली जीरो। वीबी वेक्टर डॉट एल वेक्टर मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच में? अब 90 डिग्री हो गया ना, समझो। वीबी वेक्टर और एल वेक्टर के बीच का एंगल देना है। तो इसी रिंग को अगर ऐसा गिरा देता ना, नीट 2023 में क्वेश्चन आ गया मान लो नीचे गिरते हुए, तो ऑप्शन नंबर ए लिख के आना। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। क्लियर है? आई सपोज सबको समझ आ गया। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था, मोशनल ईएमएफ में आपको समझाऊंगा कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है, तो फटाफट इस चीज को जान लेते हैं। सिंपल से लॉजिक है। इसमें क्या करते हैं कि एक वही कंडक्टिंग रॉड है, ये मेरी पी क्यू जो कंडक्टिंग रॉड दिख रही है आपको, ये पी से लेके क्यू तक है। ये किस पे रन कर रही है? ये रन कर रही है भाई अपने टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स पे। अब टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स कौन सी है? तो उनको थोड़ा सा मैं डार्कन कर देता हूँ। ये रही मेरी टू कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स, ठीक है। ये है मेरी टू कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स। ओके, अब होगा क्या कि जैसे ही तुमने इस रॉड को एक वेलोसिटी दी हुई, जैसी वेलोसिटी दी हुई, क्या होगा? वी क्रॉस बी, सट से करूंगा मैं, वी क्रॉस बी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो रॉड है किसकी तरह बिहेव करने लगेगी? ये जो रॉड है वो बिहेव करने लगेगी एक बैटरी की तरह, ठीक है, जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव। समझ रहे हो बात को? क्लियर है कि नहीं? वीवी वेक्टर कहाँ आ रहा है? वीबी वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, ये था ना डायरेक्शन वीवी वेक्टर का। सो वी वेक्टर किसको दिखाता है? वीवी वेक्टर दिखाता है भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाने को। ठीक है सर, ओके, बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगी। रेजिस्टर लगा के रखा है, बिल्कुल लगा के रखा है। क्या होगा? करंट रन करेगा सर, बिल्कुल करंट रन करेगा यार, सारी चीजें हैं। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी सर, जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ कितना हुआ? वीबीएल हुआ ईएमएफ जनरेट, इसकी लेंथ एल है। सो वीबीएल डिवाइडेड बाय आर। ओके, करंट जनरेट हो रहा है, बहुत अच्छी बात। अब तुरंत ही मेरे दिमाग में घंटी बजेगी कि मैंने जस्ट इसके पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है। इसके जस्ट पिछले चैप्टर में मैंने ये पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है ना, तो उस पे लगता है फोर्स। फोर्स लगता है किस पे? करंट कैरिंग वायर पे। सो फोर्स लगने लगता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कितना होता है सर? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। बिल्कुल, आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो वापस इस रॉड को देखा मैंने, वापस इस रॉड को जब देखा तो भाई इसमें तो एक करंट रन कर रहा है यार। इसमें देखो एक करंट रन कर रहा है, डायरेक्शन क्या है? ये रहा डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन करंट के चलने का। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या ये कंडक्टिंग वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने की वजह से एक फोर्स नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या डायरेक्शन रहेगा सर? उसमें भी वापस मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मिडिल फिंगर एल वेक्टर के अलोंग, बी कहाँ है क्रॉस में, फोर्स कहाँ आ रहा है? फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, देख लो। क्रॉस से पहले वाली चीज किससे? मिडिल फिंगर, जो ऊपर जा रहा है करंट। क्रॉस के बाद वाली चीज फोर फिंगर, जो कि अंदर जा रहा है, और करंट इधर हो गया, मेरा बायां हाथ है, बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो कहाँ आ रहा है भाई? डायरेक्शन आ रहा है, कलर कौन सा लूं? कलर लेते हैं ये। फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये है फोर्स का डायरेक्शन। ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है कौन? ये फोर्स लगा रहा है फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, ऑन द वायर या ऑन द कंडक्टिंग रॉड, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितना आ जाएगा? आई इंटू एल क्रॉस बी, और सब परपेंडिकुलर ही है। सो आई
एल इंटू बी, आई एल इंटू बी, सिंपल सी चीज, आई एल इंटू बी। ओके, अब आई की वैल्यू कितनी थी? आई की वैल्यू थी सर वी बी एल अपॉन आर इंटू बी इंटू एल। फाइनली कितना आ गया? फोर्स, फोर्स कितना आ गया बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कितना आ रहा है? वो आ रहा है सर वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, इतना फोर्स आ रहा है क्या? हाँ जी सर, इतना फोर्स आ रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। यार सर, तो एक बड़े मजे की बात तो ये है कि अगर ये फोर्स लगेगा तो ये वेलोसिटी तो ऐसी रह ही नहीं पाएगी। ये जो आगे की तरफ वेलोसिटी थी ये तो घटती चली जाएगी ना, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन समझो, v वेलोसिटी दी, ये पीछे लगा फोर्स, तो ये फोर्स तो इस वेलोसिटी को काटने लगेगा, एक एक्सेलरेशन देगा, उस वेलोसिटी को कम करता जाएगा, थोड़ी देर के बाद तो कम हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब मुझे अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते रहना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा भाई? एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन मेरा टुवर्ड्स राइट ही होगा। मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू वट एवर इज द मैग्नेटिक फोर्स विच इज अप्लाइड। कितना था? v इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। इतना मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम्हें मूव कराना तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जो कंडक्टर को वेलोसिटी v दी थी 2 सेकंड बाद ही वो सट्ट से रुक जाएगा। और रुकना भी चाहिए, क्योंकि एक एनर्जी डिसिपेट हो रही है ना इस रेजिस्टर में, एक एनर्जी डिसिपेट हो रही है रेजिस्टर में। कहां से आएगी? आपके कंडक्टर की काइनेटिक एनर्जी से ही आएगी। सिंपल सी चीज है। ओके सर, समझ गए। लेकिन यहाँ पे आप तो हमें समझा रहे थे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, अभी समझाता हूँ। देखो, सपोज मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये कुछ टी टाइम के बाद कुछ डी डिस्टेंस आगे बढ़ गया, कुछ टी टाइम के बाद डी डिस्टेंस आगे बढ़ गया, जिसमें आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो आपने वर्क डन कितना किया? आपने वर्क डन कितना किया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स कितना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स आ जाएगा सर जो भी मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया टाइम्स डी, जितना भी डिस्टेंस मूव हुआ, इधर ही फोर्स लगा रहा हूँ, इधर ही डी है तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये रहा मेरा वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर हो गया मेरा एक्सटर्नल फोर्स। और डिस्टेंस कितना मैंने मूव कराया? सर डिस्टेंस आपने मूव कराया वेलोसिटी इनटू टाइम, टी टाइम में मूव कराया। ओके, ये करा दिया मैंने वेलोसिटी इनटू टी टाइम में। ओके, तो वर्क डन कितना आ रहा है भाई लोगों? वर्क डन आ गया सर, वर्क डन आपने किया है v स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू टी। समझ में आया? ओके सर, इतना काम कर दिया, मतलब आपने बहुत काम कर दिया, बहुत काम कर दिया आपने। ओके, अब देखो, ये मैं वर्क कर चुका हूं, ये मैं वर्क कर चुका हूं। अब देखते हैं, जरा समझते हैं कि इस दौरान करंट तो कांस्टेंट था ना, आर के थ्रू चलने वाला करंट तो कांस्टेंट था, वो तो आई ही था, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी तो करंट भी चेंज नहीं हो रहा था। तो भाई पावर कितना जनरेट हो रहा था? पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर देख लेते हैं, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर कितना हो रहा था। ये पूरी कहानी लाइन एक तरीके से समझोगे तभी आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो हो रहा था सर आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू कितनी थी? आई की वैल्यू अभी पिछली साइड में निकाली थी, कितनी थी? वीबीएल बाय आर। तो यहाँ लिख देते वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल। तो पावर जो आपने डिसिपेट किया था वो था वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। ओके, पावर असल में होता क्या है सर? पावर होता है जितनी भी एनर्जी डिसिपेट हुई डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज वर्क डन पर टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बोल ये सकता हूं मैं इसके बाद, बोल ये सकता हूं मैं इसके बाद कि भैया जो मेरी एनर्जी, एनर्जी जो मेरी यूज हुई ना रेजिस्टर में, कितनी हुई? ये नहीं दिख रहा, रुको इधर लिखता हूं। यहां से ये निकल के आएगा, एनर्जी जो मेरी यूज हुई ना रेजिस्टर में, टी उधर जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये मेरी एनर्जी कहाँ कंज्यूम हुई है? ये मेरी एनर्जी कंज्यूम हुई है उस रेजिस्टर में, ये मेरी एनर्जी कंज्यूम हुई है उस रेजिस्टर में। और देख लो आपने काम कितना किया है, आपने भी उतना ही काम किया है। बोलने का अर्थ ये है जितना काम आप कर रहे हो उतनी ही एनर्जी डिसिपेट भी हो रही है रेजिस्टर में। समझ रहे हो? तो कोई जादू नहीं है कि आपने इसको वेलोसिटी दी और आपकी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तभी होगा जब आप कुछ काम करोगे। सेम फंक्शनिंग होती है आपकी टरबाइंस की भी, जब टरबाइन आप मूव करोगे तभी ईएमएफ जनरेट होता है जिसके थ्रू अपने घर में भी बिजली आती है। ठीक है, सो ये दोनों का बराबर होना ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा आपको सामने दिख गया प्रूफ कि यस,
एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है किसमें, ईएमआई में। जब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा, किसी की एनर्जी किसी में कन्वर्ट हो रही है। वो अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कोयले में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसी को तो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही हम लोगों को सप्लाई की जाती है। समझ गए बात को? हाँ साई किरण भाई बताओ, व्हाट हैपेंड? तो देखो सेम यही प्रिंसिपल था, एक्सटर्नल तुम्हें लगाना पड़ेगा। इससे याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि जब भी मूव होता है तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स उतना ही तुम्हें भी लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो पावर जनरेट होती है वो इतनी जनरेट होती है, ठीक है। और एनर्जी होती है, इसमें टाइम कर दोगे, तुमसे एनर्जी पूछ सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी मूव होगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड, जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। अब आओ ईएमएफ जनरेशन बता दो रोटेटिंग कंडक्टर में, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो आया है सर, इसका क्वेश्चन तो श्योर शॉट आया है पुराने सालों में। तो कैसे बताऊंगा एक रोटेटिंग कंडक्टर में? देखो यार तुरंत बताता हूँ, 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे बताने में। मैं फॉर्मूला बता दूंगा लेकिन मैं ड्राइव करके बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ नहीं है। क्या करूंगा, एक सपोज रोटेटिंग कंडक्टर दिया हुआ है, ये पी से क्यू जो देख रहे हो आप, पी से क्यू तक एक रोटेटिंग कंडक्टर है जो कि मूव करे जा रहा है, ठीक है सर। बिल्कुल, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है कि हर एक पॉइंट के पास एक अलग टेंजेंशियल वेलोसिटी है। v क्रॉस b डॉट dl तो लगा दूंगा, लेकिन हर एक पॉइंट के पास एक अलग टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, एक छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस मैं देखता हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, और इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस दूर गया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, ओके। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर? इसकी वेलोसिटी सर होगी ऊपर की तरफ यार, ये होगी वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स। अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा इंटू एक्स, ओके सर, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी होगी ओमेगा इंटू एक्स, परफेक्ट। डीई कितना हो जाएगा, जो आप ईएमएफ बोलते रहते हो इतना, डीई जो ईएमएफ है, डीईएमएफ कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वी क्रॉस बी। भाई वो तो देखो परपेंडिकुलर है, वी उधर, क्रॉस बी कहाँ, अंदर की तरफ। वी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है, वी क्रॉस बी आ रहा है अंदर की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन है मेरा किसका, वीबी वेक्टर का। वीबी वेक्टर का ये डायरेक्शन होने का मतलब समझते हो, ये हाई पोटेंशियल पे रहेगा और ये लो पोटेंशियल पे रहेगा। ओके सर, ठीक है, वीबी वेक्टर से तो हम यही पता करते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड बताओ, तो v क्रॉस b डॉट dl, dl कितना हो जाएगा, dl हो जाएगा मेरा dx, सिंपल सी चीज। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू एक्स dx। इसी को इंटीग्रेट करना रहता है, एमएफ टोटल निकालना है, इसी को इंटीग्रेट कर दोगे और तुम्हारे आंसर आ गया। कितना आ जाता है, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये आ जाता है ईएमएफ किसमें, किसी भी रोटेटिंग रॉड में, ठीक है, किसी भी रोटेटिंग रॉड में। अब इसका कुछ एक पर्टिकुलर केस लेता हूं मैं तुम्हारे सामने, ठीक है, एक पर्टिकुलर केस लेता हूं मैं तुम्हारे सामने। क्या केस है, पहला केस तो ये है कि ये सर्कल रहा, ये सर्कल है, ये एक रॉड है। अब ये रॉड पहले क्या मूव कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज, अब ये मूव कर रही है क्लॉकवाइज, अभी मूव कर रही है क्लॉकवाइज, ओ ये रहा, ए रहा। इसमें अगर बात करूं ये P और Q दिए थे, तो यहाँ पे तो क्लियर बोल सकता हूँ भाई VP जो रहेगा VQ से ज्यादा रहेगा, और कितना डिफरेंस रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी हाफ हाफ ओमेगा BL स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा VP माइनस VQ। अगर यहाँ बात करूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए और ए के बीच, ए और ओ के बीच में। सो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज ये आ जाती है कि इस केस में आप कैसे पता करोगे, वी नीचे की तरफ है और क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमेशा यार देखो वी क्रॉस बी जरूर यूज करना, ठीक है, वी क्रॉस बी हमेशा यूज करना। तो वी नीचे की तरफ आएगा, किसी पॉइंट का वी ले लो, वी नीचे आ गया, क्रॉस उधर, इधर डायरेक्शन में आ रहा है, इधर डायरेक्शन में आ रहा है, तो सिंपल सा एस्पेक्ट क्या है, ये इधर आपका नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये रहा डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर। ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। आई थिंक ये चीज क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पे वी ए माइनस वी ओ हो जाएगा वही हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कल कभी कभी ये भी केस दे देते हैं, एक अगला केस क्या दे देते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ अ केस ये हो जाता है कि भाई
एक रॉड ऐसी दे देते हैं, ठीक है, ये कर दिया O पॉइंट, ये A पॉइंट कर दिया और ये B पॉइंट कर दिया, और इसको घुमा दिया ऐसे, इसको घुमा दिया ऐसे, समझ रहे हो बात को, इसको घुमा दिया कुछ इस तरीके से, और अब पूछते हैं A और B का, जरा मुझे बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। सिंपल सा एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसका क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करके बता दो। चलो बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लो, क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लो। अच्छा, अगर क्रॉस डायरेक्शन में, तो भाई देख, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ऊपर और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी नीचे, सिंपल सी चीज, ठीक है सर, बढ़िया। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के नीचे। अब उसके ऊपर है तो कहाँ वी वेक्टर आ रहा है, वी वेक्टर इधर आ रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। अगर इधर की बात करूं तो वी इधर, क्रॉस उधर, इसमें भी वही केस है, ये हाई पोटेंशियल पे रहेगा और ए वाला लो पोटेंशियल पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशन एक क्लियर कट समझ में आ गई। दो इक्वेशन क्या समझ में आ गई, एक तो ये आ गई कि भाई वीओ जो रहेगा वो वीबी से ज्यादा रहेगा, और कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा, और इसकी L1 लेंथ मान लेता हूँ या L2 मान लेता हूँ, इसकी L1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा हाफ बी ओमेगा, जो हो गया हाफ बी ओमेगा L1 स्क्वायर, सॉरी L2 स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा L2 स्क्वायर, ओके। ऐसे ही वी ओ माइनस वी ए कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी सर हाफ बी ओमेगा L1 स्क्वायर, और यहां से क्या मैं वी ए माइनस वी भी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको लेना हमेशा सेंटर के पॉइंट से ही है, ठीक है, आपको लेना कहां से है, सेंट्रल पॉइंट से ही लेना है, ठीक है। इससे आराम से आप इक्वेशन इसको माइनस कर दो उससे, तो वी ए माइनस वी भी आ जाएगा और वहां से आप आंसर निकाल सकते हो। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, सिंपल सा एस्पेक्ट है। तीनों ही केसेस मैंने बता दिए, केस 1 रहा, ये सेकंड केस था, ठीक है, जब दूसरे ओरिएंटेशन में घूमे, और वी वेक्टर हमें बताते डायरेक्शन क्या रहेगा, और ये थर्ड केस था, ठीक है। तीनों ही केसेस हमने बता दिए और तीनों ही केसेस हम सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। ओके सर, बढ़िया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर सर डिस्क आ जाए, एक और केस आता है, डिस्क आ जाए, तो उसमें क्या रहेगा, सिंपल यार, उसमें भी वही फंडा रहेगा जो हमेशा रहता है। अगर डिस्क है, मान लो ये हो गया आपका ओ पॉइंट और ये हो गया सरफेस, इसका रेडियस है आर, तो सरफेस का जो पोटेंशियल है और ओ पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये सरफेस है मान लो, ठीक है, इसको हमने सरफेस बोल दिया। तो सिंपल सा पॉइंट यही है कि इसमें वही देख लेना आपका वी वेक्टर क्या है, तो किसी पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ वी वेक्टर मेरा कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ आ रहा है, तो वी ओ माइनस वी सरफेस विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, वीबी वेक्टर, वीबी वेक्टर ढूंढ लो, बस वीबी वेक्टर के डायरेक्शन में ही समझ जाना कि जो वीबी वेक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका नेगेटिव टू हाई पोटेंशियल रहेगा। यहाँ पे बी था, इस तरीके से मैंने देख लिया, क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट हो मुझे बताओ कमेंट में, एक और बताते हैं। आओ फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं, 2019 का नीट का क्वेश्चन, ठीक है। A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity. It is rotated with constant angular velocity of 10 radian per second in a region of magnetic field 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of the field. EMF generated बताओ सेंटर और रिम के बीच में क्या है यार, सिंपल सा तो है, अब भी जस्ट सॉल्व किया, तुरंत बता दोगे आप लोग, एक सेकंड नहीं लगना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ईएमएफ कितना, ये तो हमसे डायरेक्शन तक नहीं पूछ रहा भाई, और क्या चाहिए बताओ। हाँ, क्योंकि इसने बताया भी नहीं किस ओरिएंटेशन में उसका मूवमेंट है, तो बस मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। मैग्नीट्यूड तो बच्चा बच्चा जानता है, अब तो जान ही जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, सिंपल। ये फॉर्मूला लगाना है तो हाफ इंटू बी की वैल्यू कितनी आई, 0.1, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10, और आर स्क्वायर कितना है 0.5 होल स्क्वायर बाय 2, सिंपल। तो ये रहा मेरा आंसर, ये आ गया, कितना आया देखो जरा, कितनी आ रही है वैल्यू, ये तो हो जाएगा 0.25, ये हो गया 0.25, इस 10 को इससे कैंसिल कर दो, और 0.25 मैंने ये दो क्यों लिखा, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। 0.25 बाय 2, 0.25 बाय 2, तो 0.125 है कि नहीं, 0.125, ये रहा आंसर, ये आ जाएगा 0.25, 0.25 बाय 2 कितना आ जाएगा 0.125 वोल्ट। तो कितना आ गया ईएमएफ, ईएमएफ आ गया
0.125, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही बोला अपूर, वेरी गुड, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ तो जनरेट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट तो आएगा ना यार, आएगा कि नहीं आएगा? सोचो इस बात को, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहले बनती है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि E माइनस ऑफ dV बाई डी आर, तो भाई मेरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी से पता करती है, मैग्नीट्यूड की बात करना है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें आ रहा है बनाना, कैसे बनाते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। तो ईएमएफ अगर बन रहा है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी बनेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहलाती है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होती है। रीजन बीइंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी? वो हो रही थी चार्जेस के स्टैटिक कंडीशन में रहने की वजह से। कैसे? चार्जेस के स्टैटिक कंडीशन में रहने से। यहां क्यों हो रही है भाई? यहां तो एक तो पहली बात चार्जेस मोशन कर रहे होंगे तब मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है एरिया के साथ, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चार्जेस के रेस्ट होने का तो रीजन है नहीं, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो एस्टैब्लिश हो रहा है वो चार्जेस के अकोमुलेशन की वजह से नहीं हो रहा है, मतलब रेस्ट स्टेट में जो चार्जेस उनकी वजह से नहीं हो रहा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलग होती है जो हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, और इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले तो इसका फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ईएमएफ समझ लिया ना, माइनस ऑफ डी फाई बी डी टी, इसी को यू ईएमएफ की जगह क्या रख दोगे? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, या फिर ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी डी टी। इस तरीके से मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। क्या निकालता हूं? इस तरीके से मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्जेस। ये स्टेशनरी चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती थी। पॉजिटिव चार्ज से उगती थी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती थी, खत्म, बात यही उनकी जिंदगी थी, यहां से शुरू होना यहाँ खत्म। इनकी बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ईएमएफ सर्कुलर लूप्स में जनरेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी सर्कुलर पैटर्न में जनरेट होंगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर पैटर्न में जनरेट होंगी। दीज फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज्ड कर्व्स। ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। F इज इक्वल टू क्यू ई इज वैलिड। ऑब्वियसली अगर इसमें तुम चार्ज को पटक देते हो, क्यू को पटक दिया तुमने, तो चार्ज भी भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव होता रहेगा, खत्म बात। ओके, ये नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है सर? नॉन कंजर्वेटिव का नेचर का मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी उसमें क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एस्टैब्लिश्ड है, एक चार्ज को मैं यहां से ऐसे ले जाके वापस इधर ले आया, एक चार्ज को घुमा के यहां से ऊपर ले गया और वापस यहीं ले आया, क्या होगा? वर्क डन। वर्क डन तो सर हो जाएगा जीरो, वर्क डन तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप तो सेम ही पॉइंट पे ले आए हो। आप तो नहीं, सॉरी सॉरी, सेम पॉइंट पे नहीं, यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है। बेसिकली सेम पॉइंट मतलब ये इधर नहीं ले आऊं, इधर ले आऊं, ऐसे ले आऊं, इधर से ऐसे घुमाया और इधर वापस ले आया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है दोनों जगह, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन तो सर जीरो हो जाएगा, आपने किसी पोटेंशियल डिफरेंस मूव ही नहीं करा है। यहाँ पे चार्ज को जैसे एक चक्कर घुमाए ना, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, या तो तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी या तुम्हें एनर्जी चली जाएगी। सिंपल सा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन होता है क्लोज लूप में। यही एक मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी होता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में। सो ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देख सकते हो एक सर्कुलर लूप में ई डॉट डीएल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है? ओके, when a unit charge goes around the loop, the total work done on it by electric field is equal to EMF in the loop. Obviously अगर सपोज करो ये एक लूप है, ये एक लूप है और इस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है, इस लूप में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड था, ठीक है? अब ये चार्ज को मैं यहां से ऐसे उठाया, गोल घुमाया, पूरा इधर गोल घुमा के वापस इधर ही ले आया। यही मेरा इनिशियल भी है और यही मेरा फाइनल भी है। तो घुमा के वापस अगर यहीं ले आया तो उससे क्या हो जाएगा? जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी मेरा Q इंटू डेल्टा V के बराबर। तो अगर यूनिट चार्ज है मेरा तो एक Q क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बेसिकली मेरा जो भी डेल्टा V आ रहा है वही वर्क डन कहलाएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,
that is equal to the EMF in the loop. I think it is clear. इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो क्वेश्चन आया CBSE AIMPMT 2005 का, इसी पॉइंट से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन? As a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop shown in the figure, an EMF V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge Q coulomb once along the loop is, once along the loop कितना हो जाएगा? बताओ जरा कितना हो जाएगा? जीरो जिन जिन लोगों ने लगा दिया वो गलत आंसर है, जिन जिन लोगों ने जीरो आंसर लगाया वो गलत हो गए। सिंपल सी चीज, क्लोज लूप उन्होंने देखा, उन्होंने मात देखा भाई क्लोज लूप में घूम आ रहा है क्यू चार्ज को, खत्म बात, आंसर जीरो होगा। बिल्कुल गलत है। एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये यहाँ पे ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? जितने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराओगे उतना हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई? वर्क डन की वैल्यू आ गई Q इंटू वी के बराबर। समझ रहे हो बात को? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दिस इज द रॉन्ग वन, जीरो नहीं है आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है बात? समझ आया तो यार भाई बताना, एंड नहीं आया तो भी बताना, आई विल सॉल्व इट। ओके, चलो फटाफट इंडक्टेंस के केस देख लेते हैं, जल्दी देखते हैं इंडक्टेंस का केस। तो इंडक्टेंस का बेसिकली केस सिंपल सा ये है कि एक सोलेनॉइड मानो, एक सोलेनॉइड मान लिया मैंने। अब इस सोलेनॉइड में मान लो करंट है और वो करंट वेरी कर रहा है, जो करंट है वो वेरी कर रहा है। करंट की वजह से एक अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, म्यू नॉट एन आई। अब करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और अगर लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ये जो सोलेनॉइड तुम्हें सिंपल से दिख रहा है ना, ये एक ईएमएफ जनरेट करने लगेगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? बड़ा सिंपल सा केस है कि एक सोलेनॉइड लो, एक सोलेनॉइड में अगर तुम करंट चलाओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल होती हैं। कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। अब अगर मान लो मैं करंट को वेरी कर दूं, करंट को मैं चेंज कर दूं, बढ़ा दूं या घटा दूं, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और घटेगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ थी? अंदर थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हर एक लूप के थ्रू पास होकर जा रही थी, तो हर एक लूप से रिलेटेड कोई मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? हाँ यार बिल्कुल, फ्लक्स भी चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होता है तो क्या ईएमएफ जनरेट होता है? हाँ बिल्कुल। और इसी ईएमएफ जनरेशन को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सो उसी सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, फटाफट समझते हैं। ये बोलता है कि इफ I is the strength of the current flowing in a coil at any time, phi is the amount of magnetic flux linked to it. So जो phi की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I की होती है। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, मान लिया। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लिखते हैं phi is equal to Li, जहां पे L हो जाता है मेरा क्या? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, ठीक है, L हो जाता है मेरा इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। M हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ओके। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो L की वैल्यू कितनी हो जाती है? n phi by I, जितने भी नंबर ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय, इसकी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, ओके। अब सिंपल सी चीज, तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, ईएमएफ जनरेट क्यों हो रहा है भाई? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। ईएमएफ जनरेट हो रहा है क्यों? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, d phi b by dt। सिंपल सी चीज। अब यही फ्लक्स की जगह Li रख दो, इस फ्लक्स की जगह Li रख दो, तो d by dt ऑफ L into I, L बाहर आ जाएगा तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी L di by dt। नेगेटिव साइन तो एक लगा ही सकते हो क्योंकि लेंस लॉ को बुरा तो हमें नहीं करवाना, लेंस को बुरा थोड़ी मनाएंगे यार, कहीं ऊपर से देख रहा होगा बोलेगा आप लोग लेंस नेगेटिव यूज नहीं कर रहे, तो नेगेटिव लगा दो। तो ईएमएफ की वैल्यू माइनस L di by dt हो जाती है, किसके अगेंस्ट? एक इंडक्टर के अगेंस्ट। मतलब वही जो सोलेनॉइड अभी तक पढ़ते आए थे, अब उसको किस नाम से जानोगे भाई? उसके घर का नाम था सोलेनॉइड, अब बाहर आ गया है वो अपने चैप्टर से, तो उसको कहेंगे हम इंडक्टर। So this basically is an inductor, my friends. Okay, so ये हो गई मेरी L की वैल्यू। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इज अ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। अब आओ एक जरा केस देखते हैं, एक सिनेरियो देखते हैं। एक सिनेरियो ये है कि यहाँ से करंट जो है वो जा रहा है, यहाँ से करंट जो है वो जा रहा है, और करंट यहाँ पे अभी इंक्रीज कर रहा है। करंट यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एक सिनेरियो में ये ले लूंगा, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक, करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब अगर ये करंट, ये केस 1 है मेरा और ये केस मेरा 2 है, तो केस 1 में अगर करंट इंक्रीज कर रहा है समय के साथ, तो बताओ इंडक्टर को क्या करना चाहिए? इंडक्टर क्या करेगा? करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट समय के साथ बढ़ रहा है, करंट समय के साथ बढ़ रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ चेंज हो रहा है, ईएमएफ चेंज होगा तो सॉरी
मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया यानी ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? तो ऊपर से बैठा हुआ लेंस बोल रहा है आपको कि भाई ऐसे ईएमएफ जनरेट करना कि बढ़ते हुए करंट को काट दो, बढ़ते हुए करंट को कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करोगे? कैसे कैंसिल करोगे? भाई कैंसिल करने का एक तरीका है मेरे पास, क्यों ना मैं इस इंडक्टर को एक बैटरी की तरह बिहेव करवा दूं, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर बना दूं और नेगेटिव टर्मिनल इधर बना दूं। क्योंकि अगर पॉजिटिव इधर रहेगा तो मेरे आते हुए करंट को तो एक रिपल्शन प्रोवाइड करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है बैटरी के। तो अगर ये इंडक्टर कुछ इस तरीके से बिहेव करे कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये एक ऐसे इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा जो कि इस करंट को अपोज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। सेम केस अगर इसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा? ये करंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा? उस डिक्रीज घटते हुए करंट को बढ़ाने के लिए ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है। इस हिसाब से इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, ठीक है? इस हिसाब से ईएमएफ उसके अंदर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्शन का सेंस होना जरूरी है। ओके, अब जरा एल की बात कर लेते हैं यार, एल की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है? एल डिपेंड किस किस पे करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो एल की वैल्यू कैसे पता करी? एल इज इक्वल टू जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है डिवाइडेड बाय करंट आई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है नंबर ऑफ लूप्स जितने भी हैं n इनटू हर एक लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है b इनटू a। अब एक सोलोनॉइड की वजह से कितना होता है? सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सर म्यू नॉट n इनटू i, ठीक है? एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ओके, और नंबर ऑफ लूप्स कैसे पता करेंगे? स्मॉल एन थोड़ी आएगा, स्मॉल एन इनटू एल आएगा, क्योंकि स्मॉल एन तो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ है और टोटल लेंथ एल है, डिवाइडेड बाय आई। तो आई से आई कैंसिल, तो देखो फाइनली आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है? ये आ गया। ऐसे ही मैं इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम भी चेक कर लो, तो ये जो एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ है इसको डिवाइड कर देना, आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर। अल्टीमेटली तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि एल किस किस पे डिपेंड करता है। तो एल डिपेंड करता है सबसे पहले तो भाई मीडियम पे, मीडियम पे, ठीक है? दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ पे, तीसरा डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। देख लो, तीन चीजों पे डिपेंड करता है आपकी एल की वैल्यू, वहीं से निकलती है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है? देखो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, लाइट बल्ब एंड एन इंडक्टर कॉइल आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स, ठीक है? हालांकि एसी का क्वेश्चन है बट यहाँ पे भी आप इसको समझ सकते हो क्योंकि एल का फंडा इसमें आता है। A light bulb and an inductor coil are connected to AC source, AC source, दो बार AC source, कोई दिक्कत नहीं, through a key as shown in the figure below. The key is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. Iron rod insert कर दी interior of the inductor में. The glow of the light bulb के साथ क्या होगा? जैसे ही तुमने उसके इंटीरियर में क्या किया, एक आयन रॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो उससे क्या होगा बताता हूँ। उससे क्या होगा? न्यू जो है वो बढ़ जाएगा, न्यू जो है वो बढ़ जाएगा, न्यू बढ़ जाएगा तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही तुमने इसके अंदर सीधा सिंपल से ये बोल रहा है, जो मेरा इंडक्टर कॉइल था उसके अंदर मैंने एक आयन रॉड ठूस दी, ठूसने से क्या हुआ? एल की वैल्यू इंक्रीज कर गई। और एल की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या हुआ? एल की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या हुआ? करंट कितना होता है सर्किट में? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका एसी का ज्ञान आ जाता है। जो करंट होता है एक एसी सर्किट में वो जाता है जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है डिवाइडेड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिसको समझ में आया अच्छी बात, जिसको नहीं समझ में आया तो कल की नहीं नेक्स्ट सेशन अटेंड कर लेना। नेक्स्ट सेशन मेरा वही एक्सेल के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट सेशन मेरा किसके बारे में? एक्सेल के बारे में। ओके, सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी अपॉन एक्स एल के बराबर, और एक्सेल यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है? कितना हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल ओमेगा होती है, ठीक है? सो एल की वैल्यू क्या हो रही है? एल की वैल्यू बढ़ रही है, तो ओवरऑल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंस एल इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर क्या बोल सकता हूं मैं? जो आई की वैल्यू क्या होगी? वो घटेगी, और आई की वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल ग्लो ऑफ द बल्ब के साथ क्या होगा? ग्लो ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। समझ में आया कैसे करना था इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल अपूर्व, एकदम सही आंसर दिया तुमने, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ओके, एक इंडक्टर के अंदर एनर्जी की बात करूं तो यार फटाफट याद रख लो, जो कि होती है हाफ एल आई स्क्वायर। जो भी उस समय उसके अंदर करंट रहता है उस हिसाब से उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है? ओके, अब म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझो। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि यार दो कॉइल्स हैं आपस में रखी हुई हैं,
तो जो सेल्फ इंडक्टेंस था, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब मेरे में ही करंट कम होगा और मैं अपने अंदर ही एक ईएमएफ जनरेट करूंगा। यहाँ सिंपल सी चीज ये बोलता है कि भाई बाजू वाली लूप में करंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से मैं अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट कर लूं, ठीक है। तो इसका फंडा ये है कि अगर सपोज इसमें करंट I1 जा रहा है तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा ना φ2, इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा φ2, ये डिपेंड करेगा किस पे, I1 पे और उसके चेंजेस पे, ठीक है। φ2 किस पे डिपेंड करेगा, φ2 डिपेंड करेगा I1 पे, φ2 डिपेंड करेगा I1 पे, और यहाँ पे म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है M। सिमिलरली इसके चेंज होने से, लूप 2 के चेंज होने से इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा जिससे मैं बोलूंगा φ1, और वो चेंज होगा किसकी वजह से, करंट इन I2 की वजह से। मतलब φ1 में जो करंट होगा दैट विल डिपेंड अपॉन I2 और वो रिलेटेड होगा एक म्यूचुअल इंडक्टेंस से, ये ठीक है। ये हिसाब सिंपल सा, ये हिसाब क्लियर। ओके देख लो, ये हिसाब है आपका। एक पर्टिकुलर रॉड दी हुई है, एक पर्टिकुलर रॉड दी हुई है, सेम कोर है इनका, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट तुमने लगा दिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाती है। जो भी फ्लक्स रिलेटेड होगा सेकंड में वो I1 पे डिपेंड करेगा, और वो किससे रिलेटेड रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब इस लूप 1 का और लूप 2 का, सो लूप 2 का जो डिपेंडेंस रहेगा लूप 1 पे, वही डिपेंडेंस लूप 1 का लूप 2 पे भी रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही रहता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेम ही रहता है, समझ में आई बात। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल्स will depend upon the rate at which the current changes in other coil which are given as this, okay। ये EMF इस तरीके से आप समझ सकते हो, क्लियर है। आई थिंक सबको समझ में आया। फटाफट चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, नीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। Two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coinciding. Centers इनके coincide कर रहे हैं। If R1 is much greater than R2, the mutual inductance M between them will be proportional to, कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं। यहाँ पे एक लूप है और यहाँ पे दूसरी लूप है, ठीक। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब देखो अगर मैं φ2 की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, φ2 की बात करूं, ठीक है। φ2 मतलब फ्लक्स रिलेटेड विथ लूप 2, दैट विल बी इक्वल टू M इंटू I1 के बराबर होगा, ठीक है। अब फ्लक्स की बात कर लेते हैं, फ्लक्स रिलेटेड विथ कॉइल 2 बिकॉज ऑफ चेंजेस इन कॉइल 1। इसमें करंट जा रहा है I1 जो कि वेरी कर रहा है, इसमें करंट जा रहा है I1 जो कि क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब करंट के वेरी करने की वजह से अंदर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इंड्यूस होंगी वो यहाँ पे प्लेस कर दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इंड्यूस होगी वहां पे प्लेस कर दो, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन में, इनसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी चेंज होंगी, राइट। तो कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे, जरा बताओ। इस I1 की वजह से सेंट्रल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होती है, हो जाती है आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I 2 पाई बाय R। R1 आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये आ गया आपका किसके साथ, ये आ गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट इन लूप 1, ठीक है। और मैं फ्लक्स देख रहा हूँ लूप 2 में। अब ये आ गई वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। इसको एरिया, बड़े एरिया के साथ इन्वॉल्व करो। बड़े एरिया मतलब लूप R2 का, लूप R2 से रिलेटेड पूरा फ्लक्स देखना है तो एरिया लूप 2 का आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई अपॉन 4 पाई R1, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनटू एरिया बड़ी लूप का जो कि हो जाएगा पाई R2 होल स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू M इंटू I1 करंट फर्स्ट में था। तो देखो I1 कैंसिल हो जाएगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, ये जो पाई है 2 पाई इसको कैंसिल कर देगा 2 से, तो फाइनली M की वैल्यू कितनी आ रही है, M की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है भाई ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से किस पे डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है,
m into I number of loops phi2 की वैल्यू m1 के बराबर और अगर मैं phi1 देखता हूँ एक मिनट यार, एक मिनट। R1 की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी बता रहे हैं R2 से। इस क्वेश्चन में कुछ तो एरर है यार, कुछ तो एरर है इस क्वेश्चन में। आंसर तो देखो डी आ रहा है, बट दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग अलग आ रहे हैं और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी म्यू नॉट एन आई 2π/r1। देखो फ्लक्स रिलेटेड विद सेकेंड हो जाएगा, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है इनटू एरिया आ जाएगा आपका πr1²। ठीक है, फ्लक्स रिलेटेड विद 2 आ जाएगा। इसमें एक तो एरर है यार, देखो डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बट मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी सही लग तो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको एक बार कंफर्म करूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से कंफर्म करूंगा, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। A uniform magnetic field is restricted within a region of radius r. The magnetic field changes with a time as dB by dt. ठीक है। Loop 1 of radius capital R is greater than small r. It encloses a region small r, and loop 2 of radius capital R is outside the region of magnetic field as shown in the figure. Then EMF generated is. सिंपल सा सवाल है, ये तो बड़ा सिंपल है। एक लूप 1 है यहाँ पे, एक लूप 2 है यहाँ पे। इसके अंदर इस पर्टिकुलर रीजन में, इसके अंदर इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समय के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। सो हमें ये बस बताना है ईएमएफ जनरेट कितनी हो जाएगी। तो जो भी फ्लक्स है आपका, जो भी आपका फ्लक्स रिलेटेड है यहाँ पे, फ्लक्स रिलेटेड हो गया जो भी इस मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स ये जो एरिया है, जो भी हो जाएगा πr², ठीक है। और उसके बाद चेंज कैसे निकालोगे, तो ये dv बाई dt कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा। ये आपका आ जाएगा क्या, ईएमएफ। ईएमएफ किस में आ गई, फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप में आ गई। और सेकंड लूप में तो कोई रीजन ही नहीं है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स होगा ही नहीं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहां पे ये हो जाएगा आपका लूप 1 में और 0 हो जाता है लूप 2 में। क्लियर है, आई थिंक ये चीज क्लियर है, सबको समझ में आ गई। नीट 2016 का ये सवाल था। इस क्वेश्चन में जरूर कुछ एरर है, कोई एक मिसिंग पॉइंट तो है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो यार, तो इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आई सपोज सबको मजा आया होगा, एंड ईएमआई हमने पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा कंप्लीट कर दिया है। सारी चीजें जो जो एलिमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी कंप्लीट कर दिए हैं। कोई भी आपको अगर डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई और भी चीजें पूछनी हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। इस सेशन के नोट्स आपको
टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सो प्लीज वहां से आप ले लेना। इसी के साथ यार अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू अपूर्व, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन गाइस। लगे रहो, मेहनत करते रहो, निकाल लोगे इस बार, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू।